आइए अब हम भारतीय संविधान को समझते हैं। भारतीय संविधान को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसकी बैकग्राउंड को समझें कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान को कब लागू किया गया, कैसे बनाया गया, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसको भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। उसके द्वारा जो योजना, एक प्लान दिया गया, उसके आधार पर उसकी रचना हुई थी। इस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स थे, जिनका चुनाव इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, मीटिंग थी, वह 9 दिसंबर 1946 में हुई और संविधान सभा के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस बैठक की प्रधानगी की थी। वे अस्थायी अध्यक्ष इसके चुने गए थे। उसके 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो भारत में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। दोस्तों, संविधान सभा का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण कमेटियों की नियुक्ति की गई। इन कमेटियों में सलाहकार कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी, जो एक स्टेट संविधान कमेटी थी। संघ और राज्यों में जो वित्तीय रिलेशन थे, संबंध थे, उनसे संबंधित कमेटी थी। मौलिक अधिकारों संबंधी कमेटी थी। लेकिन इन कमेटियों में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसने की भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करनी थी। इस कमेटी का अध्यक्ष प्रधान जो है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी को ही हम भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं। भारतीय संविधान का बहुत गहन अध्ययन करने के पश्चात एक लंबी प्रक्रिया जो कि लगभग 3 साल चली, उसके पश्चात भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसे लागू करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और जिसके साथ भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब यह बात समझने की भी हमें जरूरत है कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया तो 3 महीने हमने इंतजार किया। इसके पीछे एक बहुत रोचक तथ्य है जो मैं आपको बताने वाला हूं। विद्यार्थियों, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वह 1857 में आरंभ हुई। उस क्रांति को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन फिर भी वह आजादी के लिए चिंगारी भारतीयों के मन में सुलगती रही। लेकिन भारत की आजादी की अगुवाई करने वाली, जो नेतृत्व करने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने प्रथम बार अपनी लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो रावी नदी के किनारे पर हुआ, उसमें प्रथम बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए एक प्रस्ताव पारित किया कि अब हमें भारत की स्वतंत्रता चाहिए। हम अन्य जो शर्तें हैं, जो अन्य मांगे हैं छोटी छोटी, उनका त्याग कर हम अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। वह लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस प्रस्ताव के अनुसार। और भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हो गया, तो जिस दिन हमने प्रथम बार जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया, उस पवित्र दिन को याद रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह जो भारत का संविधान हमें प्राप्त हुआ, उसे लागू करने के पश्चात भारत रिपब्लिक बन गया। अब हम संविधान का अर्थ
समझेंगे। संविधान देश के सर्वोच्च कानून को कहा जाता है, जिसके आधार पर पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सं प्लस विधान। सं का अर्थ है सर्वोच्च, विधान का मतलब है कानून। देश में बनने वाला प्रत्येक कानून संविधान के अधीन होता है, संविधान से निम्न होता है। संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। अब हम भारतीय संविधान के स्वरूप को समझेंगे कि वह किस किस्म का है, किस टाइप का है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो दुनिया का सबसे व्यापक लंबा संविधान है। मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, वहां का संविधान पूर्ण रूप से लिखित संविधान नहीं है। वहां का संविधान का कुछ हिस्सा अलिखित है जो परंपराओं पर आधारित है। परंतु भारत का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह पूरी तरह से एक लिखित संविधान है। दूसरी बात, भारत का संविधान अब हम ये माने कि रिजिड है, सख्त है या लचकीला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान में जो संशोधन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके आधार पर विश्व में दो तरह के संविधान माने जाते हैं, एक लचकीला, एक कठोर। जो यूके का, ब्रिटेन का संविधान है वह बहुत लचकीला है, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट, जो संसद है, वह उसी विधि से संविधान में परिवर्तन कर देती है जिस विधि से वह कानून का, साधारण कानून का निर्माण करती है। कोई विशेष विधि जो संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा नहीं अपनाई जाती। लेकिन अमेरिका का संविधान सख्त माना जाता है, रिजिड माना जाता है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष विधि अपनाई गई है। तो भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है? मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से सख्त है, ना ही लचकीला है, यह दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में संशोधन करने की विधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में अंकित की गई है। इस विधि के अनुसार भारत के संविधान के कुछ हिस्से में बहुत साधारण बहुमत द्वारा पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत द्वारा भारत की संसद संशोधन कर सकती है, जबकि संविधान के कुछ हिस्से में संसद अपने 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है, जबकि कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें संसद 2/3 बहुमत के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उस हिस्से में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी संसद द्वारा जो भेजा संशोधन है उसे पास किया जाए। तो कहने का अर्थ है कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए उसे फ्लेक्सिबल बोला जाता है, लचकीला। कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके लिए एक विशेष विधि अपनाई गई है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया मुश्किल है, इसलिए उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? सख्त हिस्सा कहते हैं, सख्त संविधान कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि भारत के संविधान को जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं जिन्हें आर्टिकल्स बोला जाता है। इसमें हम सीरियल नंबर बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें 12 अनुसूचियां हैं और यह संविधान 22 भागों में बांटा गया है। मैं आपको अब ले चलता हूं संविधान के जो स्रोत हैं, कहां से हमने भारत के संविधान की जो मेन फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर्स हैं, वो हमने कहां से लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र बोलते हैं, वह फीचर हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत की आजादी से पहले ही ब्रिटेन द्वारा भारत में कुछ ऐसी संस्थाओं की व्यवस्था कर दी गई थी जो विभिन्न कानून थे, उनके माध्यम से जो संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप थी।
थी। दूसरी बात, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है, वह हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली है। भारत के संविधान में अंकित राज्य नीति के निर्देशिक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक प्रणाली है, जो संघ और राज्यों के बीच में संबंध हैं, वह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में अंकित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो भारत में के संविधान में अमेंडमेंट प्रोसीजर है, संशोधन करने की विधि है, वह साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो भारत के संविधान में अंकित की गई हैं, उन्हें भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 21 में अंकित जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, वह जापान के संविधान से लिया गया है। लेकिन भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में लागू किया गया था। भारत के संविधान का लगभग 75% भाग 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत सरकार कानून है, उसका ही रिप्रोडक्शन है, उस पर आधारित है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया है, जो कि भारत की आजादी से पहले, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे लेटेस्ट कानून था, जो भारत में लागू था इस भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व, उसी को आधार बनाकर भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है, वह एक अद्भुत संविधान है, जिसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिन्हें भारत की जरूरत के अनुसार भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में अंकित किया, भारत के संविधान का हिस्सा बनाया। अब हम चलते हैं प्रेम्बल पर। आपको बता दें कि भारत के संविधान का आरंभ जो होता है, वह प्रस्तावना से होता है। इसे हम भारत के संविधान की भूमिका कह सकते हैं। यह भारत के संविधान की आत्मा है, जो भारत के संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को वर्णित करती है। प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग, जिससे यह पता चलता है कि भारत के संविधान को बनाने वाले भारत के लोग हैं। उसके पश्चात यह जो प्रस्तावना है, भारतीय शासन के स्वरूप को प्रकट करती है। ये 5 शब्द हैं: प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, गणतंत्र। ये पांचों शब्द भारत के शासन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। जो प्रभुसत्ता संपन्न है, उसका साधारण अर्थ है कि भारत किसी के अधीन नहीं है, अपनी आंतरिक और बाहरी नीति बनाने के लिए वह स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द की भारत के संविधान में कहीं जो है व्याख्या नहीं की गई, लेकिन समाजवाद का साधारण अर्थ यह होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वे प्राइवेट सेक्टर में ना होकर पब्लिक सेक्टर में हो। किसी भी तरह का व्यक्ति का शोषण ना हो, चाहे वह राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे सामाजिक शोषण से मुक्ति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। सभी धर्मों के लोग समान हैं, सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक लोकतंत्रीय देश है, जहां पर जो स्थानिक स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनका चुनाव होता है। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वोटिंग राइट प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के। आर्टिकल 326 के अधीन भारत के सभी नागरिकों को बालग मत अधिकार प्रदान किया गया है, बिना किसी भेदभाव के। भारत एक गणतंत्रीय देश है, जिसका अर्थ यह है कि जो भारत के अध्यक्ष हैं, वे भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति स्टेट ऑफ हेड हैं, भारत के मुखिया हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप में 5 साल के लिए चुना जाता है, इसलिए भारत गणतंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वह भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने की बात करती है, और साथ ही साथ भारत के सभी नागरिकों में
एक भाईचारे की भावना हो, फ्रेटर्निटी हो, उसे प्रमोट करने की बात करती है और वचन देती है, अश्योरेंस देती है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है उसके गौरव और सम्मान की रक्षा होगी। और साथ ही साथ यह एक वचनबद्धता प्रकट करती है कि हम लोग भारत की एकता और अखंडता को यकीनी रूप से मनाएंगे कि यह यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना यह भी दर्शाती है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो भारत की प्रस्तावना से भारत के संविधान का आरंभ होता है, जो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अटूट हिस्सा है भारत की संविधान की प्रस्तावना भी। उसके पश्चात भारत का संविधान जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, वह भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ घोषित करता है, जिससे हमें साफ हो जाता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें फेडरल फीचर्स हैं। एक फेडरल स्टेट के लिए जो अनिवार्य शर्तें हैं वह है लिखित संविधान जो कि सख्त हो और जो कि सर्वोच्च हो। लिखित संविधान के माध्यम से ही जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके बीच शक्तियों की स्पष्ट बांट की जा सकती है। अगर संविधान सख्त है तो केंद्र अपनी मनमर्जी कर जो उसमें संशोधन नहीं कर सकता। प्रत्येक कानून संविधान की अधीन ही बनाया जाए। संविधान को इसलिए सर्वोच्च मान होना जरूरी है फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा के लिए। दूसरी बात है कि अगर कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल गवर्नमेंट है, वहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है ताकि वह संविधान की सही व्याख्या कर सके। अगर राज्य और केंद्र में किसी तरह का गतिरोध पैदा हो जाता है तो वह उसकी व्याख्या कर सके। एक अच्छे ढंग से जो फेडरल सिस्टम है उसको चलाने के लिए यह भी अति आवश्यक है कि केंद्र और जो राज्य की इकाइयां हैं, जो किसी राज्य की इकाइयां हैं, उनके मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां अंकित की गई हैं, जिसमें प्रथम सूची है संघीय सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारत की केंद्रीय संसद को है। जबकि दूसरी सूची जिसे हम प्रांतीय सूची कहते हैं उस पर साधारण परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार, जिसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, भारत के राज्यों को है। और तीसरी सूची जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के हैं। लेकिन अगर किसी कानून संबंधी गतिरोध पैदा हो जाए केंद्र और राज्य सरकारों में तो केंद्र सरकार का कानून लागू रहता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा इन तीनों सूचियों में जो विषय अंकित नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है, रेजिड्यूरी पावर्स बोला जाता है, जो भारत के संविधान के अनुसार भारत की जो केंद्र सरकार है उसे सौंपी गई है। ये थी भारत की फेडरल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 3 में अंकित फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 30 और 32 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रदान किए गए हैं। ऐसे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें सबसे प्रथम अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। जो अगला मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो 5वां मौलिक अधिकार है वह जो भारत में माइनॉरिटीज रहती हैं, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। जो सबसे अंतिम और छठा अधिकार है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
इस अधिकार के अधीन अगर किसी भी अधिकार की उल्लंघना होती है तो भारत के नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं 226 अनुच्छेद के अधीन वहां भी भारत के नागरिक सीधे सीधे हाई कोर्ट में इन अधिकारों को लागू कराने के लिए शरण ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अंकित किए गए हैं, उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो था 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में की गई। इसके द्वारा जो आर्टिकल 19F और 31 में अंकित राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में अंकित कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जो फंडामेंटल राइट्स में हुआ वह 2002 में हुआ। 86th अमेंडमेंट हुई। इसके अधीन जो 21 आर्टिकल था उसमें 21A आर्टिकल जोड़कर भारत में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, आरंभिक शिक्षा है, वह अधिकार 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको प्रदान किया गया। यह कंपल्सरी एजुकेशन राइट था कि सभी को यह एजुकेशन प्रदान देने का, प्राप्त करने का यह अधिकार है। फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन का यह राइट भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया। अब हम चलते हैं अगले भाग पर, जो है यहां पर हम बात करेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। भाग 4 में, भाग 4 में इन्हें अंकित किया गया है। जो आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 तक अंकित किए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हें न्याय योग्य बनाया गया। हम उनकी उल्लंघना के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे शरण ले सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको न्याय योग्य नहीं बनाया गया। आर्टिकल 37 के अंडर इन्हें नॉन जस्टिसेबल घोषित किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बावजूद भी इनका बहुत महत्व है। जो भारत में जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी हैं, जो फंडामेंटल स्वरूप के हैं, मौलिक स्वरूप के हैं, भारत की सरकारें इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये वह निर्देशिक सिद्धांत, वे निर्देश हैं जो भारत के संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकारों के लिए देते, जो उनके मन में था कि भारत के नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। यह माना गया है कि चाहे यह नॉन जस्टिसेबल हैं, इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार द्वारा बहुत सारे जो निर्देशिक सिद्धांत हैं, जो निर्देश दिए गए थे, उन्हें लागू किया गया है। उसकी कुछ उदाहरणें मैं यहां पर दे रहा हूं। आर्टिकल 45, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भारत के नागरिकों को प्रदान करने की निर्देश दिया गया था, उसे लागू कर दिया गया है। अब वह फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है आर्टिकल 21 के अंडर। उसी प्रकार से आर्टिकल 46 के अंडर, अनुच्छेद 46 के अधीन यह निर्देश दिया गया था कि सरकारें SC/ST, जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं, या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करेंगी। वो कार्य प्रत्येक सरकार द्वारा प्रत्येक लेवल पर, स्तर पर किया जा रहा है। उसी प्रकार से आर्टिकल 40 के अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि पंचायती राज की स्थापना की जाए, वह भी अब संवैधानिक रूप से हो चुकी है। आर्टिकल 50 में भारत की कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियों को, दोनों को अलग अलग करने की बात की गई थी, वह भी सिद्धांत लागू हो चुका है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वह कोई महत्व नहीं रखते। वह भी पूर्ण रूप से महत्व है, क्योंकि वह भारत के संविधान निर्माताओं की मन की बात है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों को अपने मन की जो बातें हैं इन सिद्धांतों के माध्यम से कही। इसलिए कोई भी सरकार इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे भाग
4A की, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में। अभी इसमें 11 जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, अंकित हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मूल संविधान था, मूल रूप से ये फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर अंकित नहीं थी। इन्हें 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई, उसके द्वारा 10 मौलिक अधिकार इसमें शामिल किए गए, जैसे कि यह सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान की पालना करें, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम जो है उसका हम सम्मान करें, हम अपने देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। उसके लिए हम अपना बड़ा से बड़ा बलिदान दे रही है, हम सबका कर्तव्य है। हम अपने जो देश की रक्षा के लिए मर मिटे और जब कभी भी जरूरत हो हम अपने देश की सेवा के लिए तैयार रहें। हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारा वातावरण है, कुदरती वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, हम उसकी रक्षा करें, उसे अच्छा बनाने के लिए वन्य जो जीव जंतु हैं हम उनकी रक्षा करें और इसे रेगुलर इंप्रूव करने की कोशिश करें। हम किसी हिंसा द्वारा, हिंसक गतिविधि द्वारा हम जो भारत की सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाए, हम उसकी रक्षा करें। और 86th अमेंडमेंट द्वारा 2002 में 86वीं संशोधन द्वारा एक एजुकेशन से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। यह सभी पेरेंट्स का दायित्व है, माता पिता का दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो कंपल्सरी एजुकेशन है वह प्रदान करने के लिए कार्य करें, तत्पर रहें। अब हम बात करेंगे भारत की सरकार की। भारत जो केंद्रीय सरकार है उस संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जो भारत की केंद्रीय सरकार से संबंधित हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया गया है। हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली, इस बात पर हम इसका जो है विश्लेषण करते हैं कि जो सरकार के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधानपालिका और कार्यपालिका, उन दोनों में कैसा संबंध है। अगर दोनों में बहुत नजदीक का संबंध है तो वह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। परंतु अगर ये दोनों अंग, विधानपालिका और कार्यपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं, उनमें कोई नजदीकी संबंध नहीं है, तो वह अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक सरकार है। मैं आपको समझा दूं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, उसके अधीन जो भारत की संसद है जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग हैं। पहला अंग जिसे लोकसभा बोलते हैं, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा भारत के राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। जो भारत की कार्यपालिका है वह आर्टिकल 74 के अधीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, जिसका अध्यक्ष भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है। दोनों में नजदीक का संबंध है। भारत का प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी सदस्य तभी इस पदवी पर रह सकते हैं अगर वे संसद के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से दोनों में एक नजदीक का संबंध है। जो भारत की जो मंत्री परिषद है वह अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जो भारत की लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा अपने बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे अविश्वास का, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह भारत के संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है। उसी प्रकार से यहां मैंने जो मेंशन किया है कि जो भारत की कार्यपालिका है वह 2 प्रकार की है। एक जिसे हम बोलते हैं नामात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल 52 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद
53 के अधीन सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसदीय शासन प्रणाली का जो है अभिन्न लक्षण है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के हेड हैं स्टेट के, वे उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल 74 के अधीन जो मंत्रिपरिषद है उसकी स्थापना की गई है। उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए जो वास्तविक कार्यपालिका भारत में है वह मंत्रिपरिषद है, जिसका मुखिया, जो सरकार का मुखिया है, वह भारत का प्रधानमंत्री है। यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा कि ब्रिटेन में लागू किया गया है। ब्रिटेन में यह पार्लियामेंट्री सिस्टम कंप्लीटली कन्वेंशन के आधार पर, परंपराओं के आधार पर चलता है। उसी प्रकार से भारत में भी बहुत सारी जो परंपराएं हैं ब्रिटेन में, वैसी परंपराएं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्ट की गई हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वह कैसे नियुक्त किया जाएगा। संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केवल उस व्यक्ति को ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है जिसे संसद के निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त किया जाता है। उनका रैंक निर्धारित किया जाता है। उनके विभागों की बांटवी प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अगर अपना त्याग पत्र दे दे तो वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो भारत की लोकसभा है वह भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 550 सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बालग मत अधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो राज्यसभा है वह भारत में संघात्मक जो व्यवस्था है उसका प्रतीक है। इसमें जो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं वह 250 हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य जो राज्य के विधानमंडल हैं, विधानसभाएं हैं, उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में एमएलए बोलते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल पूर्ण हो जाता है। ये ऐसी व्यवस्था यहां पर है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, स्थायी सदन है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके ऑफिसर्स हैं। उदाहरण के लिए आर्टिकल 93 में स्पीकर व डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था की गई है। स्पीकर लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, उसकी कार्यवाही चलाता है। तो इसके स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह प्रथा है कि निर्विरोध स्पीकर का चुनाव किया जाए। स्पीकर के साथ ही एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है, जो स्पीकर की अनुपस्थिति में जो लोकसभा की कार्यवाही है वह चलाता है। उसी प्रकार से जो राज्यसभा का चेयरमैन है, आर्टिकल 89 के अनुसार वह भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जो हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। वे राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। संपूर्ण कार्यवाही भारत के उपराष्ट्रपति चलाते हैं। उसी प्रकार से डिप्टी चेयरमैन का चुनाव राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट को जो समझने के पश्चात जो भारत की विधानपालिका और कार्यपालिका है हमने उसको समझा। अब हम बात करेंगे भारत की जुडिशरी की, न्यायपालिका की। दोस्तों, जो भारत की न्यायपालिका है उसका जो सर्वोच्च अदालत है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आर्टिकल 124 में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये न्यायाधीश जब तक
उनकी 65 की एज है, या 6 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, जो भी पहले हो जाता है। अगर उनकी टर्म 6 ईयर है तो वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर वो 65 ईयर के पहले हो जाते हैं, उनकी आयु 65 ईयर उस 6 वर्ष जो 6 वर्ष की अवधि है उससे पहले हो जाती है, तो वो तब रिटायर्ड हो जाते हैं। भारत की जो न्यायपालिका है उसका एक फीचर है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, गहरी संगठित न्याय प्रणाली। इसका अर्थ है दोस्तों, यह एक पिरामिड के मतलब पिरामिड की स्वरूप की है, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके निचले सतर पर जो है राज्य में स्थापित हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे जो है निम्न अदालतें जैसे कि जिला अदालतें, जस्ट सब डिविजनल कोर्ट्स आती हैं, वो कोर्ट्स आती हैं। इस तरह से पूरी जो जुडिशरी एक पिरामिड की शक्ल की है। दूसरा जो फीचर है भारत की जुडिशरी का, न्यायपालिका का, वह इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भारत में व्यवस्था की गई है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो भारत की न्यायपालिका है वह सरकार के ये 2 अन्य अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करती है। वह भारत के संविधान और कानून के अनुसार कार्य करती है। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं उन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि उसके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वह निम्न अदालतों द्वारा एक दृष्टांत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यह वह शक्ति है जिसके आधार पर वे यह जांच करती हैं कि जो विधान पालिका द्वारा कोई कानून बनाया गया है, जब कार्यपालिका द्वारा किसी कानून को लागू किया गया है, जब किसी प्रकार का आदेश दिया गया है, कहीं वह संविधान की उल्लंघना तो नहीं करता। अगर वह संविधान की उल्लंघना करता है तो भारत की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जिसको यह पावर है, वह ऐसे कानून और कार्यकारी आदेश को रद्द कर सकती है। भारत में किसी व्यक्ति श्रेष्ठ का शासन ना होकर कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ लागू किया गया है। भारत में सब ऊपर से लेकर भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक निम्न स्तर का कर्मचारी कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कानून की उल्लंघना करता है तो उसे उसी प्रकार की सजा मिलती है जैसी कानून में व्यवस्था है। अब हम आगे बात करेंगे स्टेट्स के बारे में। भारत एक संघात्मक राज्य है। जितनी भी स्टेट संबंधी व्यवस्था है, राज्य संबंधी व्यवस्था है, भारत के संविधान के भाग 6 में यह व्यवस्था की गई है। यहां मैंने लिखा है कि भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट है, दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र में केंद्र सरकार संघ स्तर के सभी विषयों पर कार्य करती है, जबकि जो राज्य है, राज्य में भी वैसे ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के जो राज्य हैं उनमें आर्टिकल 153 के अधीन राज्यपाल के पद की व्यवस्था है, जो राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करते हैं, और आर्टिकल 154 के अधीन सभी कार्यकारी शक्तियां संविधान द्वारा राज्य के राज्यपाल को सौंपी गई हैं। लेकिन जैसे कि केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली है, उसी प्रकार राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 163 के अधीन जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उसका मुख्य कार्य है राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनको अपनी शक्तियों के प्रयोग संबंधी अपनी सलाह देना और उनके कार्यों में सहयोग करना। और इसलिए सारी वास्तविक शक्तियां जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहती हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि भारत के जो राज्य हैं उनमें भी विधान पालिका की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल हैं, उनका जो ऊपर वाला सदन है उसे जो है विधान परिषद का नाम दिया गया है, जबकि जो निम्न सदन है उसे विधानसभा का नाम दिया गया है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदन हैं, जैसे कि तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऐसे कुछ राज्य हैं कि उदाहरण हैं जहां पर 2 सदनीय विधानमंडल हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों में 1 सदन है राज्यों के विधान
मंडल का, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे भारत के केंद्र में, यूनियन में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, आर्टिकल 214 के अधीन राज्यों में हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। इन हाई कोर्ट्स के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो दर्जा प्राप्त है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन अगर इनके किसी फैसले की पालना नहीं होती तो उन्हें सजा देने का अधिकार है। उसी प्रकार से इन्हें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति भी राज्य के हाई कोर्ट्स को प्राप्त है। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग से हाई कोर्ट हो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे पंजाब में और हरियाणा, ये दो स्टेट्स के लिए चंडीगढ़ में जो है एक संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अब हम चलते हैं आगे, जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्योंकि संविधान भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, उसकी सभी प्रोविजंस को विस्तार सहित अब अगर हम बात करें तो वह यहां लिखना और मेंशन करना काफी मुश्किल है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर प्रोविजंस हैं उनकी अब हम यहां बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हमने केंद्र सरकार और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं उनकी बात की, तो भारत में स्थानिक स्तर की जो सरकारें हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। इन दोनों तरह की सरकारों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की गई है। भारत के संविधान में उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो 1993 में हुई, 73वें संशोधन द्वारा गांव में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से नगरों में त्रिस्तरीय जो है जो स्थानिक सरकारें हैं उसकी व्यवस्था की गई है। 74th अमेंडमेंट के अधीन जो है यह व्यवस्था की गई है। जो छोटे नगर हैं वहां पर नगर पंचायतें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे नगरों में, छोटे नगरों में नगर पंचायतें हैं। जो नगर हैं उनमें नगर कौंसिल है, नगर परिषद है। जो महानगर हैं वहां पर नगर निगमों की व्यवस्था की गई है। उन संबंधी पूरी जो व्यवस्था है जो है भाग 9 और 9A में वैसी व्यवस्था संबंधी पूरी जो जानकारी संविधान में दी गई है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जो अनुसूची 8 है, 8वीं अनुसूची में जो है शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन आर्टिकल 343 में जो हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि से सहित उसे भारतीय संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। हिंदी सिर्फ केंद्रीय सरकार की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ अनुच्छेद हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो संकटकालीन व्यवस्थाएं हैं, आपातकाल से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। भारतीय संविधान में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्टिकल 352 के अधीन राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा की जा सकती है अगर बाहरी आक्रमण हो जाए, या बाहरी आक्रमण की संभावना हो, हमले की संभावना हो, या आंतरिक रूप से कोई हथियारबंद विद्रोह हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति यह संकट काल की घोषणा भारत में लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक जो मशीनरी है अगर वह असफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वहां की सरकार को भंग किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 360 के अधीन जो वित्तीय संकट काल की घोषणा है वह राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है अगर वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाए पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है, अकेली नागरिकता की व्यवस्था है, भारत का नागरिक
सिर्फ भारत का नागरिक है, वह किसी प्रदेश का नागरिक नहीं, चाहे वह किसी भी हिस्से में रहता है, वह सिर्फ भारत का नागरिक माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगर कोई अमेरिका का नागरिक किसी स्टेट में रहता है, पहले उसे अपनी उस संबंधित राज्य से नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसे पूरे अमेरिका की राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता प्राप्त होती है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण संस्था है, वह है इलेक्शन कमीशन, चुनाव। भारत एक लोकतंत्रीय देश है, उदारवादी लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जहां संयुक्त चुनाव प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा विभिन्न संस्थाओं के चुनाव होते रहते हैं। चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं, लेकिन भारत के चुनावों की सफलता के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो। इसलिए एक ऐसी संस्था का होना जरूरी था जिसे भारत के संविधान में चुनाव कमीशन का नाम दिया गया है। आर्टिकल 324 के अधीन चुनाव कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसका कार्य जो भारत में केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर के चुनाव हैं, उन चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष निष्पादन करना है। जो आदर्श आचार संहिता है उसके अनुरूप वह चुनाव हो। इसके द्वारा ही वोटर सूचियां तैयार की जाती हैं और पूरे चुनाव का संचालन किया जाता है और चुनाव नतीजों की घोषणा की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण अन्य जो पद है वह है कैग का, जिसे हम भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, जो कि भारत में जो भारत पब्लिक का धन है, जो सार्वजनिक धन है, उसका उसे वॉच डॉग बोला जाता है, उसे प्रहरी बोला जाता है। इसके द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के सब जो खर्चे होते हैं, जो पूरा व्यय होता है, उसकी जांच की जाती है और उस संबंधी पूरी रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। जो अब अंतिम जो आज की मैं प्रोविजन के बारे में बात कर रहा हूं, वह भारत की जो असैनिक सेवाएं हैं, मैं आपको बता दूं वह पूरी तरह से गैर राजनीतिक हैं। भारत में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, जो अपने भारत के असैनिक अधिकारी हैं, चाहे वह आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसके आधार पर होती है और केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। उनका जो स्वरूप है वह गैर राजनीतिक स्वरूप का होता है। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बहुत संक्षेप में भारत के संविधान की इंट्रोडक्शन एक भूमिका के रूप में आपसे जान पहचान करवाई, जो भारत के संविधान के एसेंशियल फीचर्स से जो आधारभूत विशेषताएं हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, इग्नू के सिलेबस में है, जो बीएजी के नए विद्यार्थी हैं उनके बीपीएससी जो कि कोर्स कोड है उसका एक भाग है। मैंने आज उसकी यूनिट 4 के फीचर्स आप लोगों को बताए। आशा करता हूं कि आपको उनका पूर्ण ज्ञान हो गया होगा और आप पूरे आनंद के साथ उन्हें समझ गए होंगे। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जानने का अवसर दें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी निर्माण कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अपना कीमती समय पढ़ाई में लगाइए। अभी चाहे लॉकडाउन है, जो एग्जामिनेशन है, जून के एग्जामिनेशन चाहे वह पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन उनके जल्दी होने की संभावना है। इट इज पॉसिबल कि वो जुलाई में हो, जैसा कि यूजीसी ने निर्देश दिया है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।